अरे आशु पीपीटी चेंजर फिर वहीं रख देना, तो भूलना मत। लाइव है। कल सुबह तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हिंदी के जो क्वेश्चन आए वो लेके हम मात्र 10 मिनट का शो करेंगे और 10 मिनट के बाद सीधे हम लोग अपने 8 बजे वाले शो में चले जाएंगे। मैं आज आपको सिर्फ इसलिए प्रूफ कराना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको यही प्रूफ कराना चाहता हूं कि जितना तुमने पढ़ा था सिर्फ उतना ही परीक्षा में आया या कहीं उससे कम एग्जाम में आया। 37 सवाल हैं, 10 मिनट में पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि क्या क्या आज आया है। यूपी कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट का पेपर, कंप्लीट पेपर सोल्यूशन में आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से बस 10 मिनट का ये शो करेंगे, फिर इसके बाद हिंदी वाले अपने शो में हम शिफ्ट हो जाएंगे। बोलो ठीक है ना? तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सेकंड शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करा रहा हूं, 10 मिनट का सेशन लूंगा और इसके बाद सीधे जो मेरा रेगुलर वाला सेशन है 10 बजे 8 बजे वाला, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कितना आसान पेपर आया था। पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मैंने तुमको बोला था कि तुम खुद बोलो कि जो थोड़ा संस्कृत जैसा शब्द लगता है, सारे शब्द नहीं लेकिन जो मैक्सिमम संस्कृत जैसा शब्द लगता है वो तत्सम शब्द होता है। मैंने सिखाया था पहला पेपर सेकंड शिफ्ट में, जो पहला क्वेश्चन आया 82 नंबर, सींग, सांवला और सीख। तो सींग सीधा सीधा शब्द है, सांवला सीख, लेकिन जो शुष्क है, ये याद रखना, जो शुष्क है वो एक तत्सम शब्द है, क्योंकि शुष्क मैंने बोला जो संस्कृत जैसा शब्द है। ठीक है ना? आगे समझो। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये बात याद रखना कि अगर मैं ज्योत्सना बोलूं या कौमुदी बोलूं तो ये याद रखना चांदनी शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौमुदी और ज्योत्सना है। अब ये बताओ कि चांदी का पर्यायवाची, मैंने आपको चांदी, सोना और ये जो मतलब रत्नों में मैंने आपको पर्यायवाची सब अलग अलग पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि वही आएगा जिस पे मैं हाथ रखूंगा। 83वां नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल आज सेकंड शिफ्ट में पूछा था यूपी पुलिस में कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, यानी एप्रोप्रिएट है? तो पहले सुनो, आदि से अंत तक अद्योतपान, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जो पढ़ा ना गया हो, जिसे पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय होता है, लेकिन जो पढ़ा ना गया हो वो अपठित होता है। जो पढ़ा ना गया हो वो अपठित होता है। इस वजह से ये याद रखना कि जो पढ़ा ना गया हो अपठित होता है। जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। और शत्रु को जीतने वाला, ये क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या कहते हैं? शत्रुआंग जय उसे बोलते हैं, शत्रुआंग जय जिसे बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना आदि से अंत तक वाला क्या होता है? अद्योपान होता है। ये सुन लेना, लिख लेना, ये याद रखना। आगे हम बोले तो श्रुति शम भेदार्थक शब्दयुंग निर्वाद और निर्विवाद। मैंने तुमसे क्या बोला था? आज मैं खुद से तो क्वेश्चन नहीं लाया ना, लो मान लिया कि तुमको नहीं आता, लेकिन ये बताओ कि निर्वाद और निर्विवाद, मुझे बताओ निर्विवाद क्या होता है? भाई चुनाव निर्विवाद हो जाना चाहिए। निर्विवाद का मतलब क्या होता है? विवाद रहित, कहीं विवाद ना हो। तो स्वाभाविक निर्वाद का मतलब निंदा होगा, निंदा और विवाद रहित। बोलो सहमत हो मेरी बात से? तुम ही लोगों को मैं सिखा रहा हूं जिनका एसएससी जीडी का भी पेपर है और यूपी पुलिस का ये है सेकंड शिफ्ट का पेपर। सोचो अभी 85, सिर्फ 3 सवाल कराएं, 82, 83, 84, 85, यानी सिर्फ 4 सवाल कराएं। सोचो कितना आसान पेपर आया था। 86वां सवाल देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम मुझे बताओ, अशुद्ध वाक्य के चयन करने की बात है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, जो इसको अच्छा ना लगे, मैंने आपसे बोला था तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो कि तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम बताओ यहां पे मेरा अप्रोप्रिएट लगेगा या मेरी अप्रोप्रिएट लगेगा? तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? जिस भी बच्चे का पेपर है, देख बच्चा कितना होशियार है बेटा, एकदम परफेक्ट जवाब देके निकला कि तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये अशुद्ध है। बोलो सहमत हो मेरी बात से? आगे चलते हैं। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? आपने चूहा चूहिया सुना होगा, 90% तनुज तनुजा सुने होंगे, लेकिन कई बच्चे एग्जाम सेंटर में ये सोचें कि सर सांप का जो स्त्रीलिंग है वो सांपिन नहीं होता। सांप का तो सांप की पत्नी, या सांप तो सांप होता है, नागिन कह देते हैं, नाग का नागिन होता है, लेकिन सांप का सापिन होता है। बिल्कुल सही बात है कि सांप का सापिन होता है। और बनिया का बनियान नहीं, बनियाइन होता है। जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, यादव का यदवाइन, मास्टर का मास्टराइन, वैसे जो बनिया होता है ना उसका बनियाइन होता है, बनियान नहीं होता। बनियान तो वो हो जाता है जो हम पहनते हैं। तो ये बात याद रखना, ये जो है विकल्प ये गलत था। लेकिन अब देखो एग्जामिनर की सोच में यही चीज सिखाता हूं।
मुझे बताओ ना, पेपर लिखो ना कमेंट बॉक्स में, क्या पेपर कठिन था? क्या आज ये कांस्टेबल का पेपर बता रहा हूं जीडी वालों, और जो मुझे जीडी वाले सुन रहे हैं, और मैं आपको फिर बता रहा हूं ये कांस्टेबल का पेपर था, सोचो कितना आसान था। चूहा चूहिया, तनुज तनुजा, सांप सांपिन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वधु का बहुवचन क्या होगा? मैंने आपको बताया था, जैसे गुरु का बहुवचन क्या होता है, तो ये इसका बहुवचन बनाते समय वधु को ये छोटा ऊ बना देते हैं और अंत में ये जोड़ देते हैं, तो ये वधुएं हो जाते हैं, यानी ये छोटा ऊ होना चाहिए। बड़ा ऊ होने की वजह से ये गलत हो गया, और बड़ा ऊ होने की वजह से ये गलत हो गया। जिस भी बच्चे का पेपर है उसका ये सवाल गलत हो गया। अब ये किसी न किसी का मैंने पेपर लिया ना, अब देखो लड़का कितना होशियार था, वो कंफ्यूज था, इसलिए इसने 88 नंबर पे गोला लगाया कि इसको बाद में देखूंगा। अगर उसे ये पता हो कि जिन शब्द में बड़ा ऊ होता है, जैसे गुरु, वधु, इनमें बहुवचन बनाते समय इसका पहले ऊ को छोटा ऊ करते हैं, अंत में ओ या ए जोड़ दिया जाता है। वधुओं या वधुएं जो होता है ना, ओ या ए जोड़ दिया जाता है ना, ये बात याद रखना। आगे देखो, मां ने बच्चे को मिठाई दी। अच्छा एक बात बताओ, मां ने बच्चे को मिठाई दी, राजा ने गरीबों को कपड़े दिए, बबलू ने गरीबों को कपड़े दिए, बबलू ने भिखारी को कपड़े दिए, तो मां ने बच्चे को मिठाई दी। तो आपको यह नहीं लग रहा है कि बच्चे के लिए मिठाई दी गई है? मां ने बच्चों को मिठाई दी, तो ये नहीं है, ये बच्चों के लिए मिठाई है। राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, तो राजा ने भिखारियों के लिए कपड़े दिए। राजा ने गरीबों के लिए कपड़े दिए। तो यहां पे ये याद रखना, जो को है ये के लिए का भाव है, ये याद रखना। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा देता ना, तो तुम रो मारते। अगर वो देता ना, मां ने धोबी को कपड़े दिए, अगर यहां पे होता मां ने धोबी को कपड़े दिए, तो ये कर्म हो जाता। आपको पता है ये बात? अगर मां ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े दिए हैं तो वापस लेगी, तो एक कर्म है। मां ने धोबी को कपड़े दिए, लेकिन मां ने गरीबों को कपड़े दिए, तो गरीबों के लिए कपड़े हैं। लेकिन धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी के लिए कपड़े नहीं है, धोबी को कपड़े दिए हैं वापस लेने के लिए। तो ये बात याद रखना। तो यहां बच्चों के लिए संप्रदान तो ठीक है, लेकिन मां ने अगर यहां पे लिखा होता धोबी को कपड़े दिए, तो ये याद रखना एक कर्म हो जाता। ये याद रखना। बताओ समझदार हो कि नहीं, बेहतरीन था कि नहीं। आगे चलते हैं। 90 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मैंने बोला जो हिंदी जैसा शब्द हो वो तद्भव है। वानर, मृतिका, ओष्ठ, ये संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं। ओठ होता, लब होता, तो ये क्या हो जाता? तद्भव होता। वानर है तो बंदर होता है, मृतिका। लेकिन उल्लू जो है वो एक तद्भव शब्द है, उल्लू को बोलते हैं ना। निरभिमान, देखो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग हैं। अगर आपसे पूछे कि दो उपसर्ग वाला शब्द क्या है, क्योंकि मूल शब्द के बाद आगे लगकर जो शब्द की रोचकता बढ़ाए या उसमें परिवर्तन पैदा कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। बोलो हाँ या ना। मैंने आपको पढ़ाया है ना, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उस शब्द की रोचकता बढ़ा दे या उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगर हम मान की बात करें तो मान इसका मूल शब्द है, और मूल में अभि लग गया तो अभिमान हो गया। निरभिमान है तो यानी निर और अभिमान यानी दो उपसर्ग है, तो यहां पे निरभ ही हो सकता है। बोलते ना कि मान है, मान में निरभ ही लग गया, निरभ ही लग गया, तो ये निरभिमान हो गया। तो आप कहोगे कि सर यहां पे निरभ ही आंसर हो जाएगा, निरभ ही हो जाएगा, लेकिन नहीं। याद रखना जो सबसे आगे है, अगर उपसर्ग 3 भी लाइन से लगे ना, पहली बात तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अगर उपसर्ग लाइन से 2 लगे हैं तो जो सबसे आगे है, क्योंकि उपसर्ग का मतलब होता है सफिक्स और प्रफिक्स, यानी जो आगे लगा होगा, तो यहां पे निरभ ही नहीं होगा। लेकिन ये कभी भूलना मत, इसमें ये जानबूझ कर दिया गया है, इसमें निरुपसर्ग होगा, इसमें निरुपसर्ग होगा, ना कि निरभ ही, क्योंकि इसका मूल शब्द मान है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। कमेंट बॉक्स में तुम भी आंसर करो ना। अगर तुम कांस्टेबल के पेपर में होते तो क्या ये गलत करके आते? तुम्हारे मन में आता ना सर मान नाम का शब्द होता है तो जो निरभ ही बचा वो उपसर्ग हो गया, लेकिन नहीं, जो उसके सबसे आगे लिखा है निर, वो उपसर्ग होगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अभी मैं रेगुलर वाला सेशन करा रहा हूं इसी के तुरंत बाद। अभी मैं बोला निम्नलिखित में से किस विकल्प का समास विग्रह नहीं हुआ है? जैसे नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, देहलता, लता रूपी देह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, ये वेद और पुराण। तो ये बात याद रखना, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। इसमें पलट के बोल दिया है देहलता, देह रूपी लता, लता रूपी देह नहीं, ये पलट दिया है, क्योंकि विशेषण और विशेष से मिलता है कर्मधारय समास। तो देह लता मतलब देह रूपी लता हो गया। महात्मा महान है जो आत्मा, महाजन महान है जो जन। क्या हो गया? 2 सेकंड, ये तो बंद हो गया, 2 सेकंड। महाजन, महाजन का मतलब क्या हो गया? महान है जो जन। वो बाय मिस्टेक बंद हो गया था। हाँ चलो, हाँ ठीक है ना।
तो ये वानर हो गया था, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, निराभिमान कर लिए थे हम लोगों ने, और ये देह लता समझ में आ गया था ना, लता रूपी देह नहीं, देह रूपी लता होगा, देह लता यानी ये गलत लिखा हुआ है, तो बी विल बी द राइट आंसर। इस बच्चे का काफी सही है, लेकिन इसने जो मिस्टेक की है ये खुद पछता रहा होगा। और ये जो पेपर है मेरे किसी जानने वाले बालक का ही है, तो आज ये बोल रहा था कि गुरुजी मेरा कैसा पेपर गया, आप मेरा ही पेपर कराइए, तो उसी लड़के का मैं पेपर लेके आया हूं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम किसमें है? तो ये याद रखिएगा, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो यह में है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम में है यह है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखना यह दीर्घ संधि है, यानी दीर्घ स्वर संधि। कवि धन ईश्वर, बड़ा ई बड़ा आ बड़ा ऊ ये बने तो कवि धन ईश्वर होगा और ये कवीश्वर हो जाएगा। देखो लड़के का पेपर अच्छा गया है ना, जिसका भी पेपर मैं करा रहा हूं बताओ अच्छा गया है ना, एक बार यस सर बोलो ना, बोलो हाँ या ना। इसीलिए कह रहा हूं रट के जाना, सुन के जाना, यही एग्जाम में आया है। क्या कोई तारे गिन सकता है, क्या कोई तारे गिन सकता है, यह प्रश्न सूचक चिन्ह है, समझदार हो। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार एक क्वालिटी, जैसे चोर, दुष्ट, नालायक, पापी, कुकर्मी, हरामखोर, ये क्वालिटी होती है। वैसे ईमानदार, कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, ये सब भी एक क्वालिटी होती है। तो ये याद रखना ईमानदार शब्द गुणवाचक है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण को, आज ही सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये आज ही सेकंड शिफ्ट का पेपर है, कौन सा है? तो ये बात याद रखना कि रमेश ने खिलौने खरीदे, रमेश करता है, खिलौने कर्म है, खरीदे क्रिया है, तो रमेश ने खिलौने खरीदे ये क्या है? सकर्मक है। भौतिकी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो भौतिकी शब्द में प्रत्यय ई है, भौतिकी शब्द में प्रत्यय ई है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे सोया नहीं जाता, अब मुझसे जिया नहीं जाता, ये सब क्या है? भाववाच्य है, ये बात याद रखना, ये क्या है? भाववाच्य है। कान पर जूं न रेंगना, यानी बल भर कचरने के बावजूद भी किसी को ना समझ में आना, मतलब कुछ असर ना होना। लड़के ने पेपर सही किया है, लेकिन 6-7 क्वेश्चन इनके गलत हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है, बहुत ही खराब नहीं तो बहुत ही अच्छा नहीं, तो ठीक है, बढ़िया पेपर किया लड़के ने, ठीक है। कान पर जूं ना रेंगना मतलब कुछ असर ना डालना। आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, याद रखना, बिल्कुल सही जवाब है। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, एक अनार 100 बीमार नहीं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले समझ रहे होंगे, एक अनार 100 बीमार। और आगे कुआं पीछे खाई, यानी याद रखना चारों तरफ विपत्ति ही विपत्ति। में जाऊं तो जाऊं कहां? ऑफिस रहता हूं तो बॉस मुझे ऐसी तैसी सुनाता है, घर जाता हूं तो मम्मी, दीदी, पापा, पत्नी सब ऐसी तैसी सुनाते हैं, तो मैं जाऊं कहां? मेरे सब और विपत्ति है, तो आगे कुआं पीछे खाई, ऑफिस में बॉस, घर में पत्नी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव शोक नहीं है, निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा, ये याद रखना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानी शून। या चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कव्य विचारी चोर। यह एक श्लेष अलंकार है, जहां पानी मोती के लिए एक चमक है, मनुष्य के लिए उसका आत्मसम्मान है, चूने के लिए बिना पानी के चूना जो है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। चूने का कोई इस्तेमाल नहीं अगर उसमें पानी ना डाला जाए तो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द का भेद संबद्ध नहीं है? तो ये याद रखना, भेद जो होता है वो भिन्नता को भी कहते हैं, कि आप में कितने भेद हैं। प्रकार भी होता है, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। रहस्य होता है कि तुम उसका भेद जानते हो, लेकिन मूल्य जो है वो भेद को नहीं कहते। ये लड़का ये सवाल क्यों गलत किया मैं नहीं जानता। पहले सोचो भिन्नता लगाया था, फिर बेवकूफी किया, रहस्य लगाया। यही होता है कि एक तो पहले मतलब माशाअल्लाह दोबारा और खराब किया, और इस समय वो वीडियो देख भी रहा है जिसका पेपर मैं करा रहा हूं। तुम खुद सोचो, भेद भिन्नता होता है कि नहीं, रहस्य होता है, तुम किसी का भेद जानते हो। अब पता है इसका रिएक्शन क्या होगा? हाय रे, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये मूल्य हो गया। आगे चलते हैं। गाय मीठा दूध देती है, ये सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है ना, ये याद रखना। नीरजा किसकी रचना है? याद रखना, नीरजा महादेवी वर्मा की है। अब देखो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, यही होता है जब समय खराब होता है। महादेवी वर्मा एकदम सही लगाया था, लेकिन काट के सुमित्रानंदन पंथ लगा दिया। पहले उसने महादेवी वर्मा लगाया होगा, लेकिन किसी ने बोला होगा भाई तुम क्या लगाए हो? भाई सुमित्रानंदन पंथ। यार मैंने तो महादेवी वर्मा, लेकिन ये चेहरे से ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है, लगता है ये सही किया होगा। उसने इसको काट के ये लगा दिया, जबकि महादेवी वर्मा सही था। अब ये 1 नंबर से बाहर होगा तो ये कितना तकिए में मुंह दबा के रोएगा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? अच्छा बताओ, शर्म नहीं आई द्रविड़ लगाते हुए?
आपको पता है ना, ऊपर नीचे भाषा बटी हुई, नीचे की भाषा और ऊपर की भाषा। मैंने आपको इसीलिए बताया है कि जो आदि जननी भाषा संस्कृत होगा, आदि जननी मतलब हिंदी की आदि जननी भाषा कौन है? संस्कृत है। लेकिन किस भाषा से उत्पन्न हुई है तो अपभ्रंश है, ये याद रखना। आदि जननी भाषा संस्कृत है, लेकिन किस भाषा से उत्पन्न हुई है वो ये है, याद रखना। 8 बजे वाला सेशन लूंगा, इसी के जस्ट नीचे 8 बजे वाला सेशन लगा है, तुरंत 8 बजे वाला सेशन लूंगा। वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है। थकना क्या है? एक परिमाण है, नाप तौल है कि वो थक गया है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीति कैसे लगा सकते हो भाई? स्थान हो नहीं सकता, काल हो नहीं सकता, वह बिल्कुल थक गया है। तो तुम अगर ऑप्शन भी हटाओगे तो भी परिमाण पे क्लिक करोगे कि वो परिमाण। ये आज का पेपर है, आज का पेपर है। निम्न में से मृदु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कूल माने किनारा हो या तट होता है, तट या किनारा होता है। जैसे नदी का तट है ना, तो उसे कूल या किनारा कहते हैं। ये किसी न किसी भाषा में नदी के किनारे को कूल कहा जाता है। कि वो गाना सुने, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, नदी नारे न जाओ, यानी भगवान कान्हा से वो कहती है कि नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू। तो नदी नारे यानी जो नदी के किनारे होता है उसे कूल कहते हैं। मृषण, कोमल, मुलायम, ये सब मृदु का है। अब जरा देखो, इसमें दिवस गरीब, गरीब दिवस, अमीर दिवस, दिवस अमीर, दिन और दीन। दिन का मतलब होता है जो दिन चल रहा है, और दीन का मतलब होता है जो गरीब है। तो ये बात याद रखना, दिवस और गरीब। आंख के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष पहले शिफ्ट में भी आया था। परोक्ष का विपरीत पूछा था पहले शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में परोक्ष का विपरीत पूछा था, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब आंख के सामने, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। पंचवटी में किसकी रचना है? याद रखना, पंचवटी की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब ये एक तुमसे पूछा गया एक अनसीन पैसेज है, आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि 8 बजे वाला सेशन भी शुरू करना है। चलो हम थोड़ा इस स्क्रीन पे पढ़ते हैं, हमको ज्यादा समझ में आएगा, आप लोग इसमें देखना। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। जो बिना श्रम किए खाना खाएगा वो चोर है, ये याद रखना। जिनको लगता है मेरे बाप के पास 100 बीघा खेती है, सुन लो महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जो बिना श्रम के भोजन करेगा वह चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था और उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने का परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीब कम होने में आती है और ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी कोई ईर्ष्या नहीं हो सकती है। अब उसने बोला कि समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? संपूर्ण होगा। समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण होगा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी के विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे और महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। उन्होंने हर चीज श्रम से बोला था कि श्रम से जो नहीं कमाता वो चोर है, यानी जो मेहनत से पैसा नहीं कमाता उसे चोर तक की संज्ञा दे दी थी महात्मा गांधी ने। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो ये याद रखना, इसने बिल्कुल सही ट्रिक किया है। इसका उचित शीर्षक होगा श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। सुदृढ़ जीवन का आधार। गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी पापी किसे मानते थे? और गांधी जी पापी उसे मानते थे जो श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा क्या है कि बिना भोजन, बिना श्रम के भोजन करना वो चोर के समान है। महात्मा गांधी कहते थे जो बिना भोजन, बिना श्रम के भोजन करता है वो चोर है, चोर है। ठीक है ना? तो ये था आज का पेपर। अब जल्दी से 8 बजे वाला सेशन शुरू कर रहा हूं। आ रहे हो सारे लोग? जल्दी से मूव कर जाओ 8 बजे वाले सेशन पे। ये वो सेशन था जहां पे आप लोगों को पूरे 37 सवाल, अब बताओ कैसा लगा सवाल? बेहतरीन लगा ना? सारे के सारे सवाल करने मजा आए। तुम आज अगर हवलदार का पेपर देने जाते, कांस्टेबल का पेपर देने जाते तो ये कह देते कि सर नहीं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हां या ना? आशा करते हैं सहमत हैं? बोलो। तो जल्दी से मेरा सेशन शुरू हो गया है। 8 बजे वाला तुरंत लॉगिन हो रहा है, जल्दी से सारे लोग उसमें मूव हो जाओ। उसी के नीचे 8 बजे वाला लेट नहीं करूंगा।